बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो आज जो है वो हम फ़िज़िक्स 11 जो कि नया करिकुलम है, उसके जो है ना चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज़ की तरफ चलते हैं। तो अब का लेक्चर हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी जो है आज हम एक्सरसाइज़ की तरफ चलते हैं, तो वो एक्सरसाइज़ के अंदर जो है ना वो हम शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन जो है ना उसको सोल्व करेंगे और उनको समझेंगे कि अच्छे तरीके से एनिमेशंस के ज़रिए जो है ना उनको विजुअलाइज़ करेंगे, देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे बोर्ड के मुताबिक। तो चलते हैं बच्चों लेक्चर के जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन 9.1 की तरफ। पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है और वो शॉर्ट क्वेश्चन की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है बोला, हाउ डज़ अ मूविंग कंडक्टर लाइक एन एरोप्लेन acquire charge as it flies through air? डिस्क्राइब ब्रीफली। ठीक हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमसे वो ये पूछना चाहता है कि क्या हो कि अगर जो है ना हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई भी एक कंडक्टर, जैसे कि हमारे पास एक हवाई जहाज़ है, एयरप्लेन है, तो जैसे ही वो आसमान के ऊपर जो है ना बादलों में से या आसमान से जो है ना उड़ता हुआ गुज़रता है, तो उसके ऊपर जो है ना वो आखिर चार्ज जो है वो क्यों पैदा हो जाता है बच्चों? हमने जो है ना वो उसको वो जो ब एयरप्लेन है वो चार्ज हो जाता है, उसकी जो वजह है ना उसको हमने जो है ना वो एक्सप्लेन करके बच्चों बताना है। तो आप लोगों ने याद रखना है इसका आंसर क्या है कि सबसे पहली जो इसकी बड़ी वजह है ना वो क्या है बोला कि रबिंग, कि जब जैसे ही जो है ना वो बेसिकली एयरप्लेन जो है ना वो हवा में से गुजरता है, तो वो होता क्या है कि हवा में मौजूद जो एयर मॉलिक्यूल्स या फिर वो जो डस्ट के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं ना, उन पार्टिकल्स या उन मॉलिक्यूल्स के साथ जो है ना वो करता है कोलाइड, ठीक है, उनके साथ वो रब करता है। अब जैसे ही आपको पता है कि कोई चीज़ जो है ना वो रब करती है, तो रब करने से जो है ना वो रगड़ पैदा होती है, फ्रिक्शन पैदा होती है और उस फ्रिक्शन के पैदा होने की वजह से जो है ना वो बॉडी के ऊपर जो है ना वो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने वो बचपन में देखे, कभी खेला भी होगा, तो हम जैसे ही बालों जो वो कंघी लेके तो उसको अपने बालों में जो है जैसे ही वो रगड़ें, तो रगड़ने के बाद जो है ना जैसे ही कुछ छोटे-छोटे कागज़ के टुकड़े ले लें और उन टुकड़ों के पास जो है ना वो अगर हम लेके जाएँगे, तो क्या होगा भला कि वो जो टुकड़े हैं ना कागज़ के, वो उस कंघी की तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट होंगे, जो हमने बालों में जो है ना वो 1-2 दफ़ा जो है ना रगड़ी होगी। तो वो इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो फ्रिक्शन रगड़ने की वजह से जो है ना वो उस कंघी के अंदर जो है ना चार्ज पैदा हो जाता है और फिर जो है ना वो चीज़ों को, दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। पहली और बड़ी वजह हमारे पास यही थी। इसके बाद जो इसकी दूसरी बड़ी वजह है वो हमारे पास क्या है कि चूँकि हमारे पास जो हवाई जहाज़ है, वो ज़मीन का एक मैग्नेटिक फ़ील्ड है, उस मैग्नेटिक फ़ील्ड के अंदर से जो है ना चूँकि वो गुज़र रहा है, ज़मीन का मैग्नेटिक फ़ील्ड होता है ना, तो जब भी कोई चीज़, हमारे पास एक साइंटिस्ट था फ़ैराडे, तो उसने एक लॉ पेश किया था, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें ये कहा था कि जब भी कोई भी कंडक्टर जो है ना जब किसी भी जो है ना वो मैग्नेटिक फ़ील्ड में से जो है ना गुज़र रहा होगा, तो वो उस गुज़रने की वजह से जो है ना उसके अंदर ईएमएफ जो है ना वो इंड्यूस हो जाएगा, जिसको उसने इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी नाम दिया था। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो है ना बच्चों वो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स है, ठीक है? तो उसकी वजह से जो है ना वो इसके ऊपर चार्ज जो है ना वो बच्चों इंड्यूस हो जाता है। तो ये 2 थी छोटी-सी वजूहात कि जिसकी वजह से जो है ना उस जहाज़ के ऊपर जो है ना वो जो है वो चार्ज आ जाता है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये फ़ैराडेज़ लॉ जो है ना हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है ना डिस्कस करेंगे, तो आपको तब इस बात की ज़्यादा समझ आएगी कि किस तरह जो है ना उसके ऊपर चार्ज पैदा होता है। लेकिन इसमें आपने घबराना नहीं है, वो चार्ज अगर चाहे वो जहाज़ के ऊपर जो है ना वो पैदा हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है कि वो जहाज़ के ऊपर साइंटिस्ट ने जो है ना वो स्टैटिक विक्स लगाए होते हैं, ठीक है? वो विक्स करते क्या हैं, वो एंटीना की तरह होते हैं, उसके ऊपर लगे होते हैं। तो वो विक्स करते क्या हैं बोला कि वो जैसे ही बॉडी के ऊपर चार्ज पैदा होता है, तो वो चार्ज को यहाँ से जो है ना हवा में जो है ना वो थ्रो कर देते हैं, वहाँ से वो निकल जाता है। तो हमारा जो वो लैंडिंग जो है अंदर, वो पैसेंजर्स वगैरह जो है ना वो बड़े सेफ रहते हैं, ठीक है? तो ये बस इतना सा जो है ना आपने लिखना, ये इसकी वजह जो स्टैटिक विक्स के बारे में, ये बस आपने जो है ना ज़हनी तौर पे याद रखना है, ठीक? तो ये था हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब चलते हैं जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शॉर्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, वो क्या है बोला, डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे 2 टर्म्स है हमारे पास, कहता है वो आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और साथ में जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों के बारे में जो है ना बच्चों आपने एक्सप्लेन करना है, इनको बताना है। तो इसमें जो सबसे पहले है वो टर्म हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो सबसे पहले जो है ना वो हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ना वो डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? तो वर्ड्स में डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द
field or simply electric field strength at any point is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point। इसका मतलब क्या है बच्चों? वो कहता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसका एक और नाम भी जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो बेसिकली एक फोर्स होती है कि जब भी कोई एक जो चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, वो हमारे पास किसी भी जो है ना वो एक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, उस फील्ड के अंदर जो है ना उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है ना, वो फोर्स की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में या उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। इसको आप इमेजिन ऐसे कर लेंगे, हमारे पास जो है ना फर्ज करें एक चार्ज पड़ा हुआ है और वो जो चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है वो आउटवर्ड जो है ना वो निकल रही होती है, और उसके पास जो है ना वो एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज है ना वो उस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और जिस फोर्स के साथ रिपेल करेगा वो हमारे पास फोर्स एफ होगी, और उसका फार्मूला हमारे पास जो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो होगा E इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये हमारे पास वो जो फोर्स लग रही है और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्यू नॉट के ऊपर लग रही है, तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब डेफिनेशन के बाद जो है ना वो उसका फार्मूला हमने जो देखा वो क्या था, मतलब इलेक्ट्रिक डेंसिटी को जो है ना वो ई से आपने याद रखना है, इसे डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये बराबर होती है एफ डिवाइडेड बाय क्यू ना, ठीक है। वो फोर्स जो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही है और जिस टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही है वो क्यू, हमने जो है ना दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे तो हमें उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो है ना वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट बच्चों क्या होता है? हमें पता है कि ये दो क्वांटिटीज है, फोर्स एंड चार्ज। फोर्स का जो यूनिट है वो हमें पता है वो न्यूटन होता है, और जो हमारे पास चार्ज है उसका यूनिट है कूलम होता है, तो इसको हम न्यूटन पर कूलम या न्यूटन की पावर -1 भी जो है ना वो कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक एक इसका शॉर्ट क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अब जो उसका सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बोला चीज़, उसकी पहले जो है ना वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड्स में डेफिनेशन क्या है बोला, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in an electric field is equal to the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point keeping it in equilibrium। इसमें वो कहना क्या चाहता है बच्चों कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेसिकली है क्या चीज़, ये एक वर्क डन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास वर्क डन है कि हमारे पास एक जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना वो फर्ज करें वो बहुत ज़रा जो है ना वो दूर पड़ा हुआ है, तो उसको हम उस पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसके पास लेके आने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा ना, तो वो जो वर्क डन होगा ना उसको हम कहते हैं हमारे पास वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यहाँ पे फर्ज कर लें हमारे पास वही चार्ज, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है, और एक दूर से एक पॉजिटिव चार्ज है उसको जो है ना हम उस पॉजिटिव चार्ज जो अंदर पड़ा हुआ है उसकी तरफ लेके आना चाह रहे हैं। तो जो वर्क डन उसके ऊपर हम करेंगे वो डब्ल्यू जो है ना वर्क डन जो है ना वो करेंगे तो वो हमारे पास आएगा, वर्क डन करेंगे उस टेस्ट पॉजिटिव के चार्ज के ऊपर, तो वो हमारे पास बराबर होगा वी के। अच्छा, तो वी का फार्मूला क्या बनता है ना, डब्ल्यू मतलब वर्क डन, और जिस चार्ज के ऊपर टेस्ट चार्ज के ऊपर किया है उसके बराबर होता है। अच्छा, यहाँ इसकी डेफिनेशन के अंदर जो है ना बच्चों यहाँ पे वर्ड एक जो है ना कि वर्ड यूज़ किया गया है कीपिंग इट इन कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। बच्चे बड़े इस चीज़ से कन्फ्यूज़ होते हैं, आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे जब हम किसी चार्ज को जो है ना जब मूव कर रहे होते हैं ना, ठीक है? तो उसको इतनी स्लो स्पीड के साथ या इतनी कम स्पीड के साथ जो है ना एटलीस्ट ऐसे समझो कि जैसे 0 स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है ना उसको हमने मूव करवाना है, और हमें पता है जब कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो उसका जो है एक्सेलरेशन जो है ना वो बच्चों वो ज़ीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स जो है ना वो अमल नहीं कर रही होगी। तो इसलिए कहता है कि वो हमने इस तरह से मूव करवाना है कि जैसे उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही, तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर ही है। इस तरह से मूव करवाना है, इतना स्लो, ठीक है? तो ये इस चीज़ का मतलब था। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को जो है ना वो इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपका जनरेट हो तो आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है ना फार्मूला क्या बनेगा, V इक्वल्स टू हमारे पास जो है वो वर्क डन डिवाइडेड बाय जो है ना वो क्यू नॉट, जो फार्मूला हमने पढ़ा, ठीक है, जो वर्क डन किया। तो इसका यूनिट हमारे पास बच्चों क्या होगा कि इसका यूनिट जो कि वर्क डन जो है उसका यूनिट जूल होता है और क्यू का कूलम होता है। तो इस तरह से जो इसका यूनिट बनेगा वो जूल पर कूलम बनेगा, या फिर जो है उसको जूल कूलम -1 भी जो है ना वो कह सकते हैं। यहाँ तक जो है बच्चों वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो चलते हैं बच्चों लेक्चर के जो है ना वो थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 9.3। अब 9.3 जो है क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट क्या है पहले उसको पढ़ते हैं। अ बैटरी इज रेटेड एट 100 एम्पेयर आवर
ठीक है। हाउ मच चार्ज कैन दिस बैटरी सप्लाई, वो कहना चाहता है कि हमारे पास जो है ना वो एक बैटरी है जो करती क्या है, बोला कि वो 100 एम्पेयर जो करंट है ना, वो 100 एम्पेयर करंट वो जो है ना 1 घंटे में सप्लाई करती है। तो बताओ वो कितना चार्ज जो है ना वो क्रिएट करेगी। यहाँ पे रेटेड का वर्ड इसी तरह से, जैसे फर्ज करो हमारे पास वो बाइक के ऊपर स्पीडोमीटर लगा होता है और उसके ऊपर इंडिकेटर्स लगे होते हैं कि हमारे पास जो है ना वो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 30 किलोमीटर, 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो स्पीड जो है ना वो इंडिकेट हो रही होती है। तो वो उसी तरह से वो अगर अब 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ना वो मीटर अगर बता रहा है, उसको हम चला रहे हैं, तो हम जो है ना वो 70 किलोमीटर जो है ना वो तकरीबन 1 घंटे के अंदर जो है ना वो कवर कर लेंगे। तो इसी तरह से ये उसका मतलब है कि 100 एम्पेयर आवर का मतलब है कि हमारे पास जो है ना 100 एम्पेयर करंट जो है ना वो 1 घंटे में जो है ना बच्चों वो फ्लो हो रही है। तो वो कितना जो बैटरी जो है ना वो चार्ज जो है ना वो सप्लाई करेगी। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 चीज़ें दी हुई हैं उसने। एक हमारे पास जो है वो उसने दिया हुआ है उसकी वैल्यू चा करंट की वैल्यू। करंट जो है ना हमारे पास यहाँ पे देखें बच्चों 100 एम्पेयर उसने करंट दिया हुआ है और टाइम उसने बताया था, टाइम जो है ना हमारे पास वो 1 आवर है। आपको पता है 1 घंटे के अंदर जो है ना वो 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो उसे अगर हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है 1 आवर को, तो उसे 60 मल्टीप्लाई 60, तो जिसका आंसर हमारे पास कितना आता है बोला 3600, ठीक है। 3600 जो है ना सेकंड्स आंसर आ गया। ये चार्ज और टाइम का वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद अगर हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें एक फार्मूला यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। चार्ज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो फार्मूला में क्या पुट करेंगे बोला हमें, फार्मूला हमने पढ़ा था एक करंट का। करंट की वैल्यू जो होती है ना, करंट हमने फार्मूला पढ़ा था, करंट बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर हमने यहाँ पे चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, टाइम जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके हो जाएगा बोला मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब वो मल्टीप्लाई आएगा तो वो इक्वल टू चार्ज के वैल्यू आंसर आएगी। अब करंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, करंट होती है हमारे पास 100 एम्पेयर और टाइम होता है हमारे पास जो ऊपर फाइंड किया था 3600 जो है ना वो सेकंड्स। जैसे इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखा बच्चों कि क्या इसका आंसर आया हमारे पास 3 जो है ना वो तकरीबन 3,60,000 जो है ना वो एम्पेयर सेकंड जो है ना वो हमारे पास चार्ज आ गया, ठीक हो गया। और इसको अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो चार्ज 0 और वो जो है ना वो पॉइंट को उठा के जब हम 5 हिस्से मूव करेंगे 6 और 3 के दरमियान में, तो जैसे कि हमने वो सीखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, तो इसका आंसर बन जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है ना वो 5 इसका आंसर आएगा। और जो एम्पेयर और हमें पता है जो सेकंड्स होते हैं वो कूलम के बराबर होता है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर सेकंड, तो उसकी जगह हम कूलम पुट कर दें। तो ये छोटा सा बस न्यूमेरिकल की तरह जो है ना वो एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो है ना इसको इसी तरह जो है ना एज इट इज सोल्व करना है, पेपर में एज इट इज पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ तक 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हमारे पास 9.3 तक। तो चलते हैं बच्चों जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9.4 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी एक्सप्लेन। वो कहना चाहता है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों हमने वो चैप्टर के अंदर पढ़ा था, तो बताइए कि वो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है या कि वो एनर्जी का यूनिट है। तो चलिए बच्चों इसकी जो बात उसका जवाब देने के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन ही कर डालते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की डेफिनेशन हमारे पास बच्चों क्या थी। बड़ी आसान सी उसकी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड or lost by an electron as it traverses or moves through a potential difference of 1 volt। इस चीज़ का मतलब क्या था हमारे पास बच्चों के, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ईवी से बच्चों शो करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना ये वो एनर्जी है कि जब हम किसी भी चार्ज को जो है ना वो मूव करवाते हैं, दो हमारे पास फर्स्ट करें हमारे पास जो है ना दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, लेट्स सपोज एक प्लेट जो है वो 3 वोल्ट की है, दूसरी प्लेट जो है ना वो 2 वोल्ट की है, तो उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस हुआ वो 1 वोल्ट का हुआ, 3 - 2 1 आ गया। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो है जब एक चार्ज को मूव करवाने के लिए जो है ना जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना वो एनर्जी जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है ना -19 जूल के, ठीक है। तो ये एक एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी का यूनिट है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि ये जो है ना वो चूंकि वोल्ट नहीं आया यहाँ पे, तो ये पोटेंशियल जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी का यूनिट है। तो बस इसका सिंपल सा यही बस आंसर था बच्चों। तो बस आपने एज इट इज़ जो है ना उसको रिप्रेजेंट डेफिनेशन लिखनी है, उसका फार्मूला लिख देना बस। तो बोर्ड में ये आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलते हैं जो है ना वो 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है ना वो क्वेश्चन है बच्चों, आपने इस पे ध्यान देना है। कहता क्या है बोला
कि अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ L हैज रेजिस्टेंस R. It is stretched to double its length. What will be the resistance of the new length of the wire? वो बच्चों हमसे पूछना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि क्या हो कि हमारे पास जो है ना वो एक कॉपर की वायर है और उसकी लेंथ हमारे पास L है और उसकी रेजिस्टेंस जो है ना पहले R है। तो क्या हो कि अगर जो है ना हम क्या करें बोला कि उसकी जो लेंथ है उसको डबल कर दें बच्चों, तो डबल करने के बाद जो है ना उस नई जो है ना वो जो वायर की लेंथ है ना उसकी रेजिस्टेंस जो है ना बच्चों वो कितनी होगी। तो एज़ इट इज़ जैसे फ़र्ज़ करो हमारे पास जो है ना एक वायर है, उसकी लेंथ हमारे पास L है और उसका क्रॉस सेक्शन मतलब वायर का जो सामना जो है, सामने वाली साइड से देखें तो उसका जो सामने जो सर्कल सा आएगा, तो उसका एरिया जो है ना वो A है। जैसे ही हम उसे खींच के साइडों से जो है ना थोड़ा-सा लंबा कर देंगे और लंबा इतना करना है कि उसकी लेंथ जो है ना पहली लेंथ के डबल हो जाए मतलब वो 12 हो जाए, तो उसका जो एरिया है ना बच्चों वो हाफ़ हो जाएगा, ठीक है? अब ये हाफ़ क्यों होगा ये हम जो है ना वो आगे अभी वीडियो में देख लेते हैं। तो तब जो है ना कहते हैं उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी जब ये काम हो जाएगा। तो हमें पता है रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है रो एल ओवर ए, ठीक है? ये हम रेजिस्टेंस का फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर लेंथ उसकी चेंज कर दे वो एल बार एक नई लेंथ है जो कि डबल लेंथ के बराबर है, 12 के बराबर है। और इसी तरह जो उसका हमारे पास एरिया है ना बच्चों, एरिया हमारे पास बराबर होता है ए डिवाइड बाई 2 और इसका वॉल्यूम जो है ना बच्चों वो वी वॉल्यूम अगर किसी वायर का आपने फाइंड करना हो तो वो बराबर होता है हमारे पास ए मल्टीप्लाई एल के, ठीक हो गया? एरिया हमारे पास इसका था ए ओवर 2 जो नया उसका एरिया था। अच्छा, अब देखो जब भी किसी वायर को हमने छोटा करना है, बड़ा करना है, लंबा करना है ना, ठीक है? तो वायर का वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होना, ठीक है? अब वॉल्यूम ना चेंज करने की वजह से ना है क्या जब लेंथ को डबल होना पड़ेगा ना तो हमें एरिया को हाफ करना ही पड़ेगा ताकि दोनों चीज़ों को जैसे वी जो नया वॉल्यूम होएगा वो होगा वी बार इक्वल्स टू ए बार मल्टीप्लाई एल बार। तो वैल्यूज़ पुट करने से ए डिवाइड बाई 2 एल तो दोनों को जब हम कैंसिल कर देंगे ना 2 मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड हो रहा है, जब वो दोनों कट जाएँगे तो नया वॉल्यूम जो है वो ए मल्टीप्लाई एल ही आएगा जो कि पहले वॉल्यूम के बराबर है। मतलब वॉल्यूम को सेम रखने के लिए, चूँकि वायर का वॉल्यूम तो नहीं ना कम ज़्यादा हो गया उसको खींचने से, छोटा करने से, तो जो है ना वॉल्यूम चेंज नहीं होगा इसलिए जो है ना लेंथ उसकी डबल हो जाती है और जो उसका एरिया है ना वो हाफ हो जाता है। अक्सर बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, तो जो है ना वो ये होगी। अब उसके बाद क्या है कि जैसे ये दोनों वैल्यूज़ अब जो है ना हम वो उस नई रेजिस्टेंस वाले फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, तो नई रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? वो होगा आर बार और हमारे पास जो है एल बार, ए बार, ठीक है? वो फार्मूला एज़ इट इज़ लेकिन बस जो है ना एल के ऊपर बार आ जाएगा और ए के ऊपर बार आ जाएगा। एल बार की वैल्यू हमारे पास 12 थी और ए बार की जो वैल्यू थी वो ए डिवाइडेड बाय 2 थी। हमें पता है कि जो बटे के नीचे जो बटा होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 टू द 4 हो जाएगा और रो एल ओवर ए आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जो रो एल ओवर ए है वो देखें ऊपर वाली रेजिस्टेंस आर के ही बराबर है, तो इसका मतलब जो आर बार है बच्चों हमारे पास वो बराबर आ गया 4 आर के, ठीक है? तो इसका मतलब जो नई रेजिस्टेंस होगी वो पहली वाली जो वायर की रेजिस्टेंस से 4 गुना ज़्यादा होगी कि लंबा करने से हमारा नुकसान ये हो गया कि वायर का जो है ना वो एरिया कम हो गया। चार्जेस को फ्लो होने में जो है ना वो रुकावट ज़्यादा महसूस होगी जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों कि वो जो है ना वो हमारे पास रेजिस्टेंस वो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपको बच्चों ये इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है, कोई समझ नहीं आई तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जो है ना वो पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जो है ना अपने वो शेयर करें। अगर समझ आए तो अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें, ठीक है? और इस तरह की वीडियोज़ के लिए जो है ना वो हमें फॉलो भी कर लें। तो इसके साथ-साथ अगर आपने जो है ना वो इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस की जो है ना वो पीडीएफ भी आपको चाहिए तो वो जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो पीडीएफ मौजूद है, तो आप वहाँ से जो है ना वो कॉपी करके अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स विद प्रोफ़ेसर।